हेलो एवरीवन। तो अब ध्यान देते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे जो चर्चा में रहे प्रीलिम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्च स्ट्रेट या कर्च जलडमरू मध्य। ठीक है, क्यों चर्चा में रहा आपको पता है। रसिया ने यहाँ पर जो ऑयल स्पिलिंग हुई थी इससे निपटने के लिए एक इमरजेंसी टास्क फोर्स का गठन किया है कहाँ पे ये एजोव सी और काला सागर जो है आपका एजोव सी और ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में है कौन, कर्च स्ट्रेट आपका। इसके अलावा क्रीमिया पेनिनसुला को ये क्रैस्नोडोर से अलग भी करता है। स्ट्रेट का मतलब एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी होती है, ध्यान रखना ये वाटर्स है, जो दो बड़े लैंड्स को क्या करता है, अलग करता है। इसके अलावा दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। तो इस केस में ब्लैक सी और अजोव सी को क्या करता है, ये जोड़ रहा है। इसके अलावा दो बड़े लैंड पार्ट क्रीमिया पेनिनसुला और क्रैस्नोडोर को अलग कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये इनका अपना मार्ग है, ये तो हम जानते ही हैं रशिया का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो परमाणु ऊर्जा आयोग है। आपको पता है केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो परमाणु ऊर्जा आयोग का बार बार गठन कर सकती है। इसके पहले ये अगस्त 1948 में रिसर्च इंस्टीट्यूट और साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसके बाद इसका नाम ये बाद में उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन कर दिया गया। आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इसके हेड पीएम होते हैं। जैसे इसरो के हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके हेड कौन होते हैं, पीएम। जैसे कि आपने सुना होगा एनटीसीए, इसके हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं। अब अगर आगे बात करें तो इसका कार्य क्या है देख लेते हैं। इसका कार्य इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम है उसका विस्तार हो या ना हो इस पे बात करना और इनकी अलग अलग योजनाएं बनाना है। इसके बाद रिंग ऑफ फायर चर्चा में है, आपको पता है, दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इस पूरे सेक्शन में नॉर्थ अमेरिका के और यहाँ साउथ अमेरिका के आपको पता है यहाँ रॉकी रेंज है और यहाँ एंडीज़ है। और ये सभी दो प्लेटों के बीच टकराव के इलाके हैं, जिससे यहाँ पर बड़े बड़े वोल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, माउंट मैकिनले है ना, कैटल पिटल, पोपो कैटल पिटल, एकांकागुआ, इस तरीके के बहुत सारे वोल्केनो मिलते हैं। ये पैसिफिक ओशन है, आपको पता है। और इसी तरह से अगर पैसिफिक ओशन के आप दूसरे पार्ट में जाएं, आपको दिखाता हूँ। अगर आप दूसरे पार्ट में जाएं, इसे मान लीजिए ये आपका पार्ट है रशिया का, चाइना और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जापान, फिलीपींस, इस तरीके के आइलैंड्स हैं। ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर भी वोल्केनो मिलते हैं, तो इससे एक रिंग बनती है। इसी रिंग को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब अगर देखें हम तो रिंग ऑफ फायर चर्चा में है। इसे परिप्रशांत मेखला भी कहते हैं, जाहिर सी बात है, पैसिफिक ओशन के चारों ओर है, तो इसे क्या बोलेंगे, परिप्रशांत मेखला कहेंगे। ठीक, घोड़े के नाल के आकार का है, अभी मैंने बताया था आपको कि किस तरह से है ये, इस टाइप का कहीं ना कहीं बनता है, तो इसे क्या बोलेंगे, घोड़े के नाल के आकार का है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो प्लेट टेक्टोनिक से हुआ। मैंने अभी आपको बताया दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। इंपॉर्टेंट जो प्लेट्स हैं उसमें आपका पैसिफिक प्लेट है, जुआंडी फुक्का प्लेट है जहाँ पर वैंकूवर है, कोकोस एक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नाजिका प्लेट, फिलीपाइन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यहाँ पर ये प्रोमिनेंट प्लेट्स हैं जो एक्शन में हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के प्लेटों के बीच एक अपवाद है जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री का अर्थ है जब प्लेटें कुछ इस तरह से गति करें, आमने सामने पार्श्व गति करें। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है सैन एंड्रियास, सैन फ्रांसिस्को के पास है, कौन, कैलिफोर्निया के पास सैन एंड्रियास। वही क्या है,
एक अपवाद है, जिसमें लिखा है वही बात कि एक दूसरे के पास खिसकती हैं तो ट्रांसफार्म बाउंड्री बनती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भूकंप आते हैं इसकी वजह से भी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है दूरसंचार प्रौद्योगिकी और विकास निधि। ठीक है, C.DOT आपको पता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इंडिया में जो भी टेलीमेटिक्स से संबंधित मुद्दे हैं उनके लिए C.DOT है। IIT मंडी हिमाचल में एक संस्थान है। इन दोनों ने एक डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर और सेमीकंडक्टर चिप का इन्होंने विकास करने के लिए एक समझौता किया है। इन दोनों ने, C.DOT और IIT मंडी ने। ठीक है, अब ये जो विकास निधि है इसको देखते हैं। 2022 में आपको पता है बड़े बड़े जो भी कार्य हैं केंद्र सरकार के, उसके लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया है। ठीक, USOF जो है दूरसंचार विभाग के तहत एक संस्था बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। ये इंडिया में जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट, उनके लिए क्या करेगा, फंड देगा या पैसे देगा। तो ये अभी चर्चा में था। ध्यान रखना है, ये जो सेमीकंडक्टर चिप बनेगी ये हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड और मोबाइल की जो सेवाएं हैं उनको बेहतर करेगी और इंडिया में एक तरीके से जो डिजिटल डिवाइड है उसको ख़त्म करेगी। इसके अलावा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसमें कहीं ना कहीं उस विज़न में ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। नाग Mark 2 आ गई है। नाग एक आपको पता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड का मतलब है आप टैंक को जब आपको उड़ाना है तो आप गाइड कर देंगे और ये जाकर टैंक को उड़ा देगी। जाहिर सी बात है, नाग नाम है तो नाग की तरह होता है, यानी ये एक तरीके से ज़मीन से ऊपर जाकर नीचे की तरफ हमला करेगी। ठीक नाग के पोजीशन में DRDO ने बनाया है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा Mark 1 जो पहले थी, इसकी आपको पता है 4 किलोमीटर के आसपास ही, इसकी जो मारक क्षमता थी वो 400 मीटर के आसपास ही थी। अभी जो नया वाली Mark 2 आई है ये 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है, यानी क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? जब हम हाल ही में 1962 की बात करें, चाइना से वॉर लड़ रहे थे तो हमने इजराइल से काफ़ी मदद ली थी। उस समय हमारे पास इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। ध्यान रखना है, नाग Mark 2 जो मिसाइल है 3rd जनरेशन की है और एंटी टैंक गाइडेड है, आपको पता ही है। फायर एंड फॉरगेट है, मतलब इसको एक बार अगर आपने दाग दिया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप काम करेगी। इसके अलावा देखें एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से लैस है ये, और बख्तरबंद जो आधुनिक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जनरेशन के जो भी क्लोज्ड कह सकते हैं आर्म और एमिनेशंस हैं उनको ये ख़त्म कर सकती है। गाइडेड सिस्टम जो है IIR इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और पैसिव होमिंग, ये 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें ये सक्षम है। IIR सीकर क्या होता है? इंफ्रारेड का उपयोग करके टारगेट का पता लगा लेता है। आपको पता है रात में कुछ चीज़ें दिखती नहीं है तो हम इंफ्रारेड कैमरे में देखते हैं। US नेवी की, मरीन की जो भी मूवीज़ आपने देखी होगी तो आपको याद होगा ये दिखाया गया है। पैसिव होमिंग क्या है? एक प्रणाली है जो टारगेट से जो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन होता है उसका उपयोग करके ये क्या करेगी, उसको टारगेट कर लेती है। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक उत्सर्जन कुछ पैनल्स में होता है, उस पैनल को अगर आपको देखना हो तो पैसिव होमिंग आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दिन और रात दोनों में ये चल सकती है। इसके बाद जेड मोड सुरंग इसे जेड कर्व सुरंग भी बोलते हैं। सोनमर्ग अभी हाल ही में एक सुरंग है जिसका प्रधानमंत्री ने जेड मोड सुरंग का, इन्होंने जेड कर्व कहते हैं, एक उद्घाटन किया है। उसका नाम क्या है? सोनमर्ग। आपको पता है गुलमर्ग सोनमर्ग दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जेड मोड सुरंग होती क्या है देखते हैं। इसकी है क्या, ये 2015 में BRO ने, आपको पता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है सीमा पर जो सड़कें बनती हैं उसको BRO बनाता है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है ये सामान्य सड़कें आंतरिक हिस्सों में बनाता है। तो ध्यान रखना है BRO डिफेंस मिनिस्ट्री का एक संधान है, NHAI आपका रोड और हाईवे मिनिस्ट्री का एक संधान है या एजेंसी है। इसके बाद अगर देखें तो BRO ने इसकी शुरुआत की थी, बाद में ये NHAI के पास आ गया था। इसके अलावा देखें APCO इंफ्राटेक लिमिटेड, ये जो है परियोजनाओं को पूरा करेगा ऐसा उन्होंने बताया है। और सुरंग 8650 फीट की ऊंचाई पर है, 2 लेन वाली सुरंग है। इसके अलावा इसको बाद में इसमें एक एस्केप पैसेज भी बनाया गया है, अगर कोई दुर्घटना हो तो इसमें 7.5
मीटर चौड़ा एक अलग से एस्केप पैसेज भी है। कुल इसकी लंबाई देख लें 12 किलोमीटर है। इसके अलावा 6.4 किलोमीटर इसका आपका निकास सुरंग और अप्रोच मार्ग इसमें शामिल है। टोटल 12 किलोमीटर है। 6.4 किलोमीटर्स मेन टनल है। इसके अलावा अगर बात करें, ये श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा श्रीनगर से आगे लेह तक भी सभी मौसमों में यात्रा संभव हो पाएगी। लद्दाख क्षेत्र तक अगर सुरक्षित रूप से आपको जाना है तो वो भी इसमें भी ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है देख लेते हैं। पिंक फायर रिटार्डेंट या फॉस चेक कहते हैं। हाल ही में आपको पता है LA में, लॉस एंजलिस में बहुत बड़ी वनाग्नि हुई और उसके लिए पिंक फायर रिटार्डेंट का यूज़ किया गया। ये क्या है? ये कई केमिकल्स का मिक्सचर है जो आग बुझाने के लिए या आग को रोकने के लिए यूज़ होता है। इसको पेरीमीटर सॉल्यूशंस ने बनाया है। ये दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला फायर रिटार्डेंट है। तो ये आपके पीटी में आ सकता है। होता क्या है इसमें? अमोनियम फास्फेट होता है। अमोनियम फास्फेट जैसे कई और सारे लवण भी होते हैं, लेकिन मेन इसमें क्या होता है? अमोनियम फास्फेट, जो क्या करता है, आसानी से वाष्पित नहीं होता है और लंबे समय तक वातावरण में ये बना रहता है। गुलाबी रंग का ये होता है और इसकी चिंताएं क्या है? अगर इसको आप इसका छिड़काव करेंगे तो ये बहुत, पहली बात महंगा है और दूसरा है ये कारगर भी साबित नहीं होता है। ध्यान ये रखना है आसपास के जो नदी और झरने हैं उनमें पॉल्यूशन का भी खतरा रहता है। नाम बस याद रखना है। कुंभ मेला, कुंभ मेला महाकुंभ या पूर्ण कुंभ अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक रिलीजियस आयोजन है। 12 वर्षों के बाद दौरान 4 बार ये आयोजित होता है और 12 वर्ष पे आपको पता है पूर्ण या महाकुंभ होता है। 4 जगहों पर इंडिया में लगता है। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में और गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज यूपी में। सरस्वती अब नहीं है, अदृश्य हो गई। एक रिवर कैप्चर थ्योरी है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। नदी या सरिता अपहरण, इस प्रक्रिया का शिकार हुई है कौन? सरस्वती नदी। ठीक है, प्राचीन साहित्यों में इसका वर्णन है। कुंभ मेले को 2017 में ही यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सबसे पहले अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले का जिक्र किया है। इसके अलावा हर्षवर्धन काल में ह्वेनसांग आया था 7th सेंचुरी में। आदि शंकराचार्य ने बाद में 9th सेंचुरी में भी कुंभ का वर्णन किया है। इसके बाद अंगोला एक कंट्री है, आपको पता है ये अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है। यहाँ पर अंगोला एक कंट्री है। लुआंडा इसकी कैपिटल है और एक पोर्ट है। इसके अलावा बेंगुएला भी एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सिटी है, बेंगुएला, जिसके नाम पर यहाँ पर एक बेंगुएला करंट भी चलती है। तो अभी यहाँ पर कॉलरा या हैजा फैला है, आपको पता है कॉलरा वेब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में आपको पता ही है इसकी सीमाएं DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कांगो, DRC और जाम्बिया से लगती हैं। इसके बाद इधर अटलांटिक सी है, आपको पता ही है, दिख रहा होगा आपको, अटलांटिक ओशन है, सॉरी। नदियां यहाँ पे कुआंगो या कुबांगो भी बोलते हैं। कुआंजा यहाँ की मेन नदी है और सबसे ऊंची चोटी इनकी माउंट मोको है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स थे। चलिए, थैंक यू।